तो जय हिंद प्यारे बच्चों। आज हमारा हिंद चीन में राष्ट्रवाद का लेक्चर नंबर 3 आ चुका है। चलिए हम लोग आज का लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। इसमें हम लोग बाओ दाई के बारे में पढ़ेंगे, हो ची मिन्ह के द्वारा कुछ कार्य को पढ़ेंगे और आंदोलनों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, जेनेवा समझौता, हनोई समझौता जो हुआ था ना, इसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप लोग कॉन्सनट्रेट हो जाइए एकदम क्लास को करने के लिए। चलिए देखिए, हम जानते हैं आप लोग रिविजन नहीं किए होंगे, इसलिए हम खुद आपको रिविजन करा देते हैं। देखिए, हमने आपको पिछले लेक्चर्स में क्या क्या बता दिया था। हिंद चीन बता दिया था कि वियतनाम, लाओस और कंबोडिया को हिंद चीन कहा जाता है और हिंद चीन का क्षेत्रफल लगभग 3 लाख किलोमीटर फैला हुआ है, ये बता दिए थे। वियतनाम के बारे में बताए थे, इसका तोकिन, अन्नाम और कोचिन चीन ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रांत था। ठीक, व्यापारिक कंपनियों का आगमन में बता दें, सबसे पहले यहाँ पुर्तगाली आया था। हिंद चीन में सबसे पहले कौन आया था? पुर्तगाली आया था। ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद फ्रांसीसी सब आया था, डच सब, ये सब बता दिए थे कौन कौन आया था। पहले पुर्तगाली, डच, इंग्लैंड, फ्रांस सबसे लास्ट में आया था। फिर इसके बारे में बता दिए कि कैसे कैसे फ्रांसीसी अधिकार किया। 1862 में कोचिन चीन पे अधिकार कर लिया था, 1863 में कम्बोडिया पे, 1884 में अन्नाम पे और 1904 में लाओस पे कर लिया था। ऐसा ही बता दिए थे आपको। एक तरफा अनुबंध के बारे में बता दिए थे कि यह एक तरह का बंधुआ मजदूरी होती थी, जिसमें मजदूरों को कम अधिकार था, मालिकों का ज़्यादा अधिकार था। ये सब बता दिए थे। हिंद चीन में अपना उपनिवेश स्थापित करने का फ्रांस का क्या क्या उद्देश्य था। तो पहला तो था डच एवं ब्रिटिश कंपनियों को व्यापारिक प्रतिस्पर्धा का सामना करना। दूसरा था औद्योगिक के लिए कच्चे माल और जो तैयार होता था माल उसके लिए बाज़ार। और तीसरा था पिछड़े जो देश होते हैं उसको सभ्य बनाना, उन्हीं का स्वघोषित स्वघोषित दायित्व था। ये सब जान गए थे। हिंद चीन में राष्ट्रीयता का विकास में भी जान गए थे। ये आपको बता दें कि हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी को कोलोन कहा जाता था। ठीक है, याद रखिएगा। अब फान बोई चाओ ने द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम लिखा था। अब 1919 में चीनी बहिष्कारी आंदोलन हुआ था, ये भी याद रखिएगा। ठीक, और फिर 1917 में न्यून आई को हो ची मिन्ह एंट्री किया था यहाँ। फ्रांसीसी जो वियतनाम में हो रहा था ना, फ्रांसीसी या वियतनाम के बीच में उपनिवेश के हथियाने के लिए जो युद्ध चल रहा था, उसमें एंट्री हुआ था इनका। फिर इन्होंने वियतनामी क्रांतिकारी दल का गठन किया था, इसके बारे में बताए थे आपको। वियतनामी क्रांतिकारी दल का गठन किया था 1925 ईस्वी में, वियतनामी क्रांतिकारी दल का गठन किया था। ठीक, याद रखिएगा। और फिर 1930 में विश्वव्यापी मंदी आया था। ये सब तो आपको बता दिए थे। द्वितीय विश्व युद्ध में वियतनाम का स्वतंत्रता के बारे में सब बता देते हैं। आज हम लोग यहाँ से लेक्चर को स्टार्ट करेंगे, आज हम लोग यहाँ से पढ़ेंगे। ठीक, तो पीछे का थोड़ा सा रिकैप दे दिए आपको, जो जो महत्वपूर्ण था उसके बारे में। आज हम लोग यहाँ से पढ़ेंगे कि आगे क्या होता है कहानी में। ठीक, ये जापान जब हिंद चीन पे आक्रमण कर लिया था, उसके बाद जापान का कब्जा हो गया था ना। हम बताए थे आपको पिछले लेक्चर में कि जापान और फ्रांस दोनों मिल के अब हिंद चीन पे शोषण कर रहा था। आगे क्या होता है देखिए। द्वितीय विश्व युद्ध के समय, एकदम ध्यान से समझिए, एकदम 100% कॉन्सेंट्रेट होकर सुनिए क्या होता है आगे। द्वितीय विश्व युद्ध के समय पर्ल हार्बर पर जापान के आक्रमण के साथ ही अमेरिका युद्ध में शामिल हो गया। जब अमेरिका के पर्ल हार्बर नामक एक जगह था, उस पर जैसे ही जापान आक्रमण किया ना, तो अमेरिका द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल हो गया था। ठीक, 1944 ईस्वी में फ्रांस जर्मनी का आधिपत्य से निकल गया और जापान पर अमेरिकी परमाणु आक्रमण के पश्चात, सॉरी जापान नहीं होगा, जापान होगा। ठीक, जापान, ठीक, जापान पर अमेरिकी परमाणु आक्रमण के पश्चात पोट्सडम्स की घोषणा के तहत जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया। इस स्थिति में जापान की सेनाएं वियतनाम से निकलने लगी और फ्रांस की वापस इतनी शक्ति नहीं बची थी कि खुद पुनः हिंद चीन में पूरा स्थापित कर सके। ठीक, तो क्या होता है ना, देखिए ध्यान से सुनिए। द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका भाग नहीं लिया था, लेकिन जैसे ही जो जापान था ना, ये अमेरिका पे एक पर्ल हार्बर नामक जगह था, उस पर आक्रमण किया ना, तो अमेरिका भी युद्ध में भाग ले लिया था। ठीक, देखिए विश्व युद्ध का इतिहास, प्रथम विश्व युद्ध क्या था, कैसे था, द्वितीय विश्व युद्ध क्या था, कैसे था, इसके ऊपर हम एक स्पेशल वीडियो लेक्चर आपको दे देंगे और उसमें बढ़िया समझाएंगे कैसे कैसे हुआ था विश्व युद्ध। ठीक, यहाँ बस इतना समझिए, पर्ल हार्बर पर जैसे ही आक्रमण किया था जापान ने, अमेरिका भी युद्ध में शामिल हो गया था। अमेरिका जापान पर परमाणु बम पटक दिया था और जो जर्मनी था उससे भी आधिपत्य से मुक्त हो गया था फ्रांस। ठीक, तो जब इस पर परमाणु बम पटका था, याद रखिएगा परमाणु बम का पटाखा था 6 अगस्त 1945 को, 6 अगस्त 1945 को पटाखा था। कहाँ? नागासाकी, सॉरी हिरोशिमा, और 9 अगस्त को नागासाकी पे पटका था। ठीक, 6 अगस्त को हिरोशिमा और 9 अगस्त को नागासाकी। एगो का नाम था फैट मैन अमेरिका, एगो लिटिल बॉय अमेरिका। ठीक,
लिटिल बॉय फैट मैन, ये दो नाम परमाणु बम था। एगो बनाया था यूरेनियम से, एगो प्लूटोनियम से। इसके बारे में आपको बता देंगे कैसे कैसे परमाणु बम पटका गया था। यूरेनियम प्लूटोनियम क्या होता है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के बारे में आपको बताएंगे कैसे ये जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं इससे अल्फ़ा बीटा गामा रे निकलता है। और पूरा जो जापान में जब परमाणु बम पटाखा गया था तब पूरा दम सबको कैसे चर्म रोग हो गया था, पूरा लोग भस्म हो गए थे। ठीक, देखिए द्वितीय विश्व युद्ध में जब जापान पे बम पटाखा गया तो जापान तो पीछे हट गया यहाँ से, जापान का पूरा एकदम दीवारा निकल गया। तो जापान यहाँ से जो हिंद चीन था वहाँ से पीछे हट गया, वहाँ से चला गया, सब जापान के सेनाएं। क्योंकि हम आपको बताए थे कि द्वितीय विश्व युद्ध में जैसे ही जापान का इस पे जापान, जर्मनी और फिर ये इटली, ये तीनों मिल के जैसे ही फ्रांस को हराता है तो जापान भी आ जाता है यहाँ हिंद चीन में, अपना शासन व्यवस्था जमा लेता है। और जापान राजनीतिक शासन में रूप से कर रहा होता है और सेनाएँ होती है फ्रांसीसी का। ठीक, तो जैसे ही जापान पर परमाणु बम पटाखा जाता है जापान वापस चला जाता है, हिंद चीन को खाली कर देता है। और फिर जो फ्रांस था उस पर जर्मनी का थोड़ा आधिपत्य हो गया था, तो जर्मनी भी फ्रांस को छोड़ता है ना जैसे ही, तो फ्रांस के पास इतना अब ताकत नहीं बचा था कि पुनः हिंद चीन पे पूरा दम फिर से राज किया जा सके, फिर से पूरा उपनिवेश स्थापना कर सके। ठीक, तब आगे क्या होता है देखिए, अब आगे होता है इसका लाभ उठाते हुए वियतनाम के राष्ट्रवादियों ने वियत मिन्ह के नेतृत्व में लोकतंत्रीय गणराज्य की सरकार की स्थापना 2 सितंबर 1945 को करते हुए वियतनाम की स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। इस सरकार का प्रधान हो ची मिन्ह बनाया गया। ठीक, तो देखिए वियतनाम कब स्वतंत्र हुआ था, तो याद रखिएगा 2 सितंबर 1945 को। वियतनाम स्वतंत्र कब हुआ था, 2 सितंबर 1945 का। एकीकरण कब हुआ था, तो एकीकरण के बारे में आगे पढ़ेंगे। ठीक, एकीकरण कैसे हुआ था देखिए 2 सितंबर 1945 को जो वहाँ के रहने वाले कुछ लोग थे उन्होंने देखा कि अब फ्रांसीसी को फिर से पूरा कब्जा नहीं करने देंगे, फ्रांसीसी के पास अब उतना ताकत भी नहीं बचा है, तो वियतनाम को क्या कर दिया, स्वतंत्र घोषित कर दिया। लेकिन जो फ्रांस था उसको मान्यता नहीं दिया था कि तुम स्वतंत्र देश बन चुके हो, उसको मान्यता नहीं दिया था, कहा था कि अभी भी तुम उपनिवेश हो। ठीक, अब आगे क्या होता है देखिए, आज जो स्वतंत्र घोषित किया गया इसका मेन रूप प्रधान किसको बनाया गया था, हो ची मिन्ह को बनाया। आगे देखिए कह रहा है चूँकि हिंद चीन में अनेक के राज्य रही थी, कंबोडिया था, लाओस था, अन्नाम था, इन तीनों में पुनः प्राचीन राजवंशों का शासन आ गया था। हिंद चीन में जो कंबोडिया, लाओस और अन्नाम था, कंबोडिया, लाओस और अन्नाम में पुनः जो प्राचीन पहले से जो राजा था ना उसी का शासन आ गया था। फ्रांसीसी से पहले जो राजा का शासन था उसी राजा पुनः शासन कर लिया। जैसे भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी से पहले, ब्रिटेन से पहले राजा का शासन था, लेकिन जैसे ही भारत आज़ाद हुआ तब जितना भी राजा का था ना कहा फिर से शासन करने के लिए, फिर से राजा का जितना भी पुत्र पोता है ना उसको फिर से राजा बनाता। अम्बेडकर जी, गांधी जी सब कहे नहीं संविधान का राज होगा। उसी प्रकार से जो लाओस था, अन्नाम था, कंबोडिया था ना, इसमें जो पुरनका राजा था ना, पुरनका राजा का बेटा पोता, वही सब कहा कि अब फिर से राजा का ही शासन आएगा, हम बनेंगे राजा। तो वहाँ कोई नहीं बोला कि नहीं फिर से बनेंगे, संविधान का रचना होगा, संविधान का राज होगा, वहाँ कोई नहीं बोला था। ठीक, तो देखिए लेकिन बोलने का प्रयास किया गया था। मतलब कि जब जो वो था फ्रांस छोड़ के चला गया वियतनाम और कंबोडिया और लाओस को, तो पुनः प्राचीन राजवंश थे ना वही अपना शासन अपना लिए थे फिर से। ठीक, जापानी सेनाएं हिंद चीन से निकल रही थी, कंबोडिया, लाओस, अन्नाम में पुनः प्राचीन राजवंशों की प्रतिष्ठा मिली। इसी क्रम में अन्नाम का शासक बाओदाई, अन्नाम का शासक था एक बाओदाई। ठीक, अब बाओदाई बना, बाओदाई था ना, ये बाओदाई देख रहे हैं, ये है बाओदाई, ये अन्नाम का राजा बना था, आराम का शासक बना था अन्नाम का। ठीक, अन्नाम का शासक बाओदाई बना, परंतु इन शासकों का साम्यवादी इन शासकों का साम्यवादी राष्ट्रवादियों के समक्ष टिकना कठिन था। अतः बाओदाई ने 25 अगस्त 1945 को ही अपना पद छोड़ दिया और वियतनाम का एक गणराज्य बन गया। क्योंकि वियतनाम में अन्नाम आता था, अन्नाम वियतनाम में आता था, अन्नाम कोचिन चीन और एक और था अन्नाम था तोकिन, ये वियतनाम में आता था। लेकिन कोचिन चीन तोकिन में पहले ही से मतलब कि जैसे ही फ्रांस छोड़ के गया ना तो यहाँ समाजवादियों का शासन हो गया, मतलब कि यहाँ संविधान का शासन हो गया। लेकिन जो यहाँ था अन्नाम था ना तो कोचिन चीन तोकिन और कोचिन चीन में पहले ही से समाजवादियों का शासन था, लेकिन अन्नाम में इसका बाओदाई का शासन आ गया था क्योंकि ये राजवंशों का एक पुत्र था। ठीक, राजा बन गया था बाओदाई, लेकिन ये टिक नहीं सका सबके सामने, तो इसलिए इसे भी छोड़ के जाना पड़ा। अतः 25 अगस्त 1945 को ये भी अपना पद छोड़ दिया राजा के, कहा कि हम नहीं राजा बनेंगे, छोड़ दो, समाजवादियों का शासन होगा, संविधान का शासन होगा, इस छोड़ के चला गया। ठीक, फिर आगे क्या होता है ध्यान से सुनिए।
आगे हिंद चीन में फ्रांसीसी नीति, जब देखा ना फ्रांस की अब नहीं लगता है हिंद चीन में वापस अपना उपनिवेश पूरी तरह से स्थापना कर सके ना, तो उसने एक नीति बनाई, फ्रांस ने एक नीति बनाई। क्या बनाई चलिए वो जानते हैं। फ्रांस की नीति में देखिए क्या हुआ ना, द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात ब्रिटेन, हॉलैंड, अमेरिका और फ्रांस दक्षिण पूर्व एशिया में अपने साम्राज्य की पुनर्स्थापना में लग गए। मतलब जो अमेरिका था, ब्रिटेन, हॉलैंड, जितना भी विकसित देश था ना, ये सब दक्षिण पूर्व एशिया में जितना भी उसका पहले का साम्राज्य था ना, उपनिवेश था ना, उसको फिर से अपनाने में लग गया। ठीक, और कब द्वितीय विश्व युद्ध की बात हुई, द्वितीय विश्व युद्ध में सब खो गया था, सब मतलब हाथ से इसका निकल गया था उपनिवेश। ठीक ना, तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सब अपना अपना हथियाने लगा, जो पहले से उपनिवेश था ना सबका, वही अपना अपना सब हथियाने लगा। ठीक, दक्षिण पूर्व एशिया में फ्रांस भी हिंद चीन में अपना डूबा हुआ साम्राज्य को बचाना चाहता था, अतः उसने एक नए औपनिवेशिक तंत्र की योजना बनाई डूबा हुआ साम्राज्य को बचाने के लिए। ठीक, फ्रांस ने घोषणा की कि फ्रांस के विशाल साम्राज्य को एक यूनियन बना दिया जाएगा, जिसमें अधीनस्थ उपनिवेश शामिल होंगे। जितना भी उपनिवेश है ना, फ्रांस को जितना भी साम्राज्य है उसको एक यूनियन बना दिया जाएगा, एक संघ, उसमें जितना भी फ्रांस के उपनिवेश है सभी शामिल होंगे। ठीक, इस महासंघ का एक अंग हिंद चीन भी होगा। अधीनस्थ उपनिवेशों की सेना एवं विदेशी नीति पर फ्रांस का नियंत्रण रहेगा। यह राष्ट्रमंडल का विस्तृत रूप जैसा था, परंतु जापानी सेना के हटते ही फ्रांसीसी सेना जैसे ही सौगान पहुंची, कही कि पूरा हिंद चीन जितना भी था ना फ्रांस के अधीन, सबको एक यूनियन बना देगा। लेकिन जैसे ही फ्रांसीसी सेना वहाँ हिंद चीन पहुंची, जापानी सेना तो हट गया था, तो फ्रांसीसी सेना जैसे ही हिंद चीन पहुंची, उसके बाद क्या होता है देखिए। सौगान में, हिंद चीन में सौगान जगह वहाँ पे पहुंची, वियतनामी छापामारों ने भयंकर युद्ध किया और फ्रांसीसी सेना सौगान में ही फंसी रह गई। जो वियतनाम का जितना भी छापामार, मतलब जितना भी आंदोलनकारी थे ना, राष्ट्रवादी आंदोलनकारी, वो सभी मिलकर भयंकर युद्ध किए फ्रांसीसी के साथ। ठीक, तो फ्रांस वहीं पे फंसा रह गया। अंततः 6 मार्च 1946, ये बहुत याद रखिएगा डेट, 6 मार्च 1946 को हनोई समझौता हुआ। कब हुआ? 6 मार्च 1947 को। 2 नंबर में पूछा था हनोई समझौता क्या है, तो लिख दीजिएगा 6 मार्च 1947 को हुआ था, इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। और 1 नंबर में पूछा जाता है हनोई समझौता कब हुआ था, तो याद रखिएगा 6 मार्च 1947 को हनोई समझौता हुआ था। ठीक, हनोई समझौता फ्रांस एवं वियतनाम के बीच हुआ, जिसके तहत फ्रांस ने वियतनाम को गणराज्य के रूप में स्वतंत्र इकाई माना। साथ ही माना गया कि यह गणराज्य हिंद चीन संघ में रहेगा, हिंद चीन संघ फ्रांसीसी यूनियन में रहेगा। यही बोला गया कि यह गणराज्य तो होगा हिंद चीन, लेकिन फ्रांस का थोड़ा सा अधीन रहेगा। जैसे यूके होता है ना, ब्रिटेन यूके, उसी ब्रिटेन इंग्लैंड ये सब आता है ना यूके में, उसी प्रकार से यहाँ भी बोला गया कि एक यूनियन होगा, उसी में रहेगा सब। ठीक, बोला गया कि एक यूनियन होगा, उसी में हिंद चीन भी एक गणराज्य के रूप में रहेगा। ठीक, आगे क्या होता है देखिए, एक यूनियन होगा जिसमें हिंद चीन भी गणराज्य के रूप में माना गया। साथ ही माना गया कि हिंद चीन गणराज्य के रूप में रहेगा। ठीक है, अधिकार ले लिया। फ्रांसीसी सेना ने तोकिन में प्रवेश कर अधिकार का मान लिया गया। ठीक, फ्रांसीसी सेना तोकिन में प्रवेश कर गया था, तोकिन में अपना अधिकार जमा लिया था, उसको मान लिया गया था। ठीक, आगे देखिए आगे क्या होता है। फ्रांस की महत्वाकांक्षी नीति के कारण वियतनाम के साथ हिंद चीन संघ निर्माण का समझौता नहीं हो पाया। जो हनोई समझौता हुआ ना, वो नहीं हो पाया पूरी तरह से, हिंद चीन संघ का निर्माण नहीं हो पाया, क्योंकि फ्रांस चाहता था कि सब कब्जा कर लेता, अन्नाम में कब्जा कर लिया था। ठीक, फ्रांस चाहता था कि निर्मित संघ का अध्यक्ष उसके द्वारा नियुक्त हाई कमिश्नर हो, और वियतनामी नेताओं की मांग थी कि संघ में सभी सदस्य स्वतंत्र हो। लेकिन फ्रांसीसी चाहता था कि हमारा सब सदस्य हो, हमारा राज चले, लेकिन जो वियतनामी जो नेता थे वो चाहते थे कि नहीं, सब स्वतंत्र होना चाहिए, इसीलिए नहीं हो पाया। तभी फ्रांस ने कोचिन चीन में एक पृथक सरकार स्थापित कर लिया, जिससे हनोई समझौता टूट गया। पहले तो अन्नाम में कब्जा कर लिया फ्रांस, और फिर कोचिन चीन में भी एक पृथक सरकार की स्थापना कर लिया। इसके साथ हुई हनोई समझौता टूट गया। हनोई समझौता कब हुआ? 6 मार्च 1947 को टूट गया। ठीक, फ्रांस को कुछ वियतनामी प्रतिक्रियावादी ताकतों का समर्थन मिल गया, जिसके सहयोग से अपने ही लोग समर्थन कर दिए थे। जैसे भारत में अपने ही लोग समर्थन कर दिए थे, उसके अंग्रेजों के समर्थन करते थे अपने ही लोग, भारतीय लोग ही कई लोग थे जो अंग्रेजों का समर्थन कर दिए थे, जिसके कारण भारत पाकिस्तान का बंटवारा हो गया था, भारत को आज़ाद होने में बहुत टाइम लग गया था। ठीक, उसी प्रकार से यहाँ भी हुआ कि वियतनामी लोग ही कुछ थे प्रतिक्रियावादी ताकत, जो समर्थन करने लगे फ्रांस का कि वापस राज होना चाहिए फ्रांस का, वियतनामी लोग। ठीक, कुछ जो अपवाद में रहते हैं ना, वही ठीक समर्थन मिल गया, जिसके सहयोग से नवगठित सरकार चलने लगे। अब तक हो ची मिन्ह की ताकत इतनी नहीं हुई थी कि फ्रांसीसी सेना का
प्रत्यक्ष मुकाबला कर सके, अतः पुनः गोरिल्ला युद्ध शुरू हो गया। फ्रांस में पुनः गोरिल्ला युद्ध शुरू हो गया। अब गोरिल्ला युद्ध क्या होता है उसके बारे में देखिए, आपको बता देते हैं गोरिल्ला युद्ध क्या होता है। इसको अंग्रेजी में कहेंगे गोरिल्ला वारफेयर। ठीक, यह एक ऐसी युद्ध नीति है जिसमें छोटे मोबाइल और गैर पारंपरिक सैन्य दल के द्वारा दुश्मन की बड़ी संगठित सेनाओं के खिलाफ लड़ाई लड़ी जाती है। इस युद्ध शैली में सैनिक के छोटे छोटे समूह गुप्त रूप से दुश्मन पर अचानक हमला करते हैं और फिर तेजी से छिप जाते हैं। ठीक, तो मतलब कि जितना भी वियतनाम के छोटे छोटे सैनिक थे ना, फ्रांस के बड़े सैनिक से लड़ते थे। इसको कहा जाता है गोरिल्ला युद्ध। जब छोटा छोटा सैनिक बड़े बड़ा सैनिक बड़ा झुंड से लड़ता है, उसको बार बार मार के छुप जाता है ना, इसी को कहा जाता है गोरिल्ला युद्ध। ठीक, तो फ्रांस में पुनः गोरिल्ला युद्ध शुरू हो गया। सॉरी, फ्रांस में नहीं, यहाँ वियतनाम में फिर से गोरिल्ला युद्ध शुरू हो गया। गोरिल्ला युद्ध का लाभ उठाते हुए फ्रांस ने पेरिस से बाओदाई को बुलाकर वियतनाम का शासक बना दिया। जो बाओदाई था ना, वहाँ का वियतनाम का बाओदाई के बारे में बताया था ना, ये बाओदाई था ना, इसको पुनः बुलाकर इसको शासक बना दिया गया था। ठीक, ये चला गया था 1945 में छोड़ छाड़ के, लेकिन फिर से इसको बुला के शासक बना दिया गया। ठीक, बुला के वियतनाम का शासक बना दिया गया। चूँकि फ्रांस को उम्मीद था कि कम्युनिस्ट विरोधी वियतनामी बाओदाई का समर्थन करेंगे। जो कम्युनिस्ट के विरोधी थे ना, समाजवाद के विरोधी थे ना, वो सभी बाओदाई का समर्थन करेंगे। जो राजतंत्र के समर्थन थे, प्रजातंत्र का समर्थन नहीं थे, वो सभी वियतनाम जो बाओदाई था उसका समर्थन कर रहे थे। यही किया, दोनों के बीच फूट डाल दिया फ्रांस वाला भी। ठीक, आगे क्या होता है देखिए। सन 1950 में हिंद चीन की स्थिति बहुत जटिल हो गई, क्योंकि उत्तरी वियतनाम में हो ची मिन की सरकार थी और दक्षिणी वियतनाम में फ्रांस का समर्थन बाओदाई का सरकार बन गई। ठीक, वियतनाम को दो भाग में तोड़ दिया गया, एक उत्तरी वियतनाम, एक दक्षिणी वियतनाम। उत्तरी वियतनाम में किसका सरकार बन गया? तो उत्तरी वियतनाम में हो ची मिन का सरकार बना, और दक्षिणी वियतनाम में किसका सरकार बना? बाओदाई का। बाओदाई ये है, बाओदाई ये है, हो ची मिन ये फ्रांसीसी सब। ठीक, आगे चलिए क्या होता है। दक्षिण वियतनाम में फ्रांस के समर्थक बाओदाई का सरकार बना, उसमें फ्रांस का समर्थक बाओदाई था। ठीक, लाओस कम्बोडिया में पुराने राजतंत्र थे जो फ्रांसीसी नियंत्रण में थे। लाओस और कम्बोडिया में पुराना राजतंत्र था जिस पर फ्रांस का पुनः कब्जा हो गया था, फ्रांसीसी नियंत्रण में ही थे। लाओस एवं कम्बोडिया में स्वतंत्रता की मांग जोर पकड़ रही थी। गोरिल्ला सैनिक लाओस कम्बोडिया के रास्ते दक्षिण वियतनाम पर धावा बोलते थे और पुनः जंगलों में छिप जाते थे। जो उत्तरी वियतनाम के गोरिल्ला सैनिक थे वो लाओस और कम्बोडिया के रास्ते ही दक्षिणी वियतनाम यानी कि फ्रांसीसी सेना पर जाकर धावा बोलते थे और फिर वापस जंगलों में छुप जाते थे, पुनः जंगलों में छिप जाते थे। ठीक, इसी क्रम में दिएन बिएन फू पर गोरिल्ला सैनिक ने भयंकर आक्रमण किया। इस युद्ध में फ्रांस की बुरी तरह हार हो गई। लगभग 16,000 फ्रांसीसी सैनिक आत्मसमर्पण करना पड़ा एवं दिएन बिएन फू पर साम्यवादियों का अधिकार हो गया। दिएन बिएन फू पर समाजवादियों का अधिकार हो गया। वहाँ पे पहले इसका जो क्या नाम है, इसका फ्रांसीसी का अधिकार था, फिर उस पर समाजवादियों का अधिकार हो गया वहाँ पे। और वहाँ पे जो गोरिल्ला सैनिक थे उत्तरी वियतनाम का, वो सभी कंबोडिया और लाओस के जरिए जाते थे दक्षिणी वियतनाम में, और जो फ्रांसीसी सेना था, बड़ा सेना का टुकड़ी, उस पर हमला करते थे और वापस जंगलों में छुप जाते थे, जिसके कारण 16,000 फ्रांसीसी सैनिक घुटने टेक दिया, मतलब कि आत्मसमर्पण कर दिया था। ठीक, इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर का एंड होता है। अगले लेक्चर में हम इसके आगे के पढ़ेंगे कि कैसे अमेरिका इंटरफेयर करता है। जब उत्तरी वियतनाम, आज हम लोग देख लिया कि उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम अलग अलग टूट गया है, अब इस कैसे ही अमेरिका इंटरफेयर करता है, खूब धनाधन युद्ध होता है अमेरिका के साथ, अब फिर वियतनाम का एकीकरण कैसे होता है, इसके जानने के लिए आपको देखना होगा नेक्स्ट एपिसोड। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक, और इस वीडियो का कम से कम एक मित्र के पास जरूर शेयर कीजिए। वीडियो को छोड़ के जाने से पहले एक मित्र के पास जरूर शेयर कीजिए। ठीक, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। आपके कमेंट का बहुत ही इंतजार रहता है। ठीक, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपका वीडियो कैसा लगा। क्लास 10th का पूरे सिलेबस में किसी से भी डाउट होगा तो कमेंट कर दीजिएगा, हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में उसको डाउट सॉल्व कर देंगे या फिर उस डाउट पे एक वीडियो बना देंगे। ठीक, कुछ भी डाउट रहे, पूरा ऑल कहना है, ऑल क्लास 10th का सिलेबस, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, संस्कृत, बायोलॉजी, जूलॉजी, जितना भी है ना, कुछ भी डाउट होगा ना, उस पर आप बोल दीजिए कि भैया ये समझ में नहीं आया है, ये डाउट है, हम आपको उस पर एक वीडियो बना देंगे या फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको उसके बारे में बता देंगे। ठीक, किसी भी प्रकार का डाउट हो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, किसी भी प्रकार का, कोई भी क्लास 10th के सिलेबस से। ठीक, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को अपने एक मित्र के पास जरूर शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।